नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्यपुरी सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय घुड़ा। आज के वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। बीए पार्ट फर्स्ट में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म इकाइयों का, व्यक्तिगत इकाइयों का, फर्मों का, उद्योगों का आदि का अध्ययन किया जाता है। बीए पार्ट सेकंड में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र, जिसका दूसरा नाम होता है सामूहिक अर्थशास्त्र, व्यापक समग्र अर्थशास्त्र के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूह जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय निवेश, निवेश का ही दूसरा नाम होता है विनियोग, राष्ट्रीय बचत, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर। अगर सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर सामान्य कीमत स्तर कम हो जाता है तो उसे मंदी कहते हैं। आर्थिक विकास, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, कुल रोजगार, विदेशी व्यापार के साथ साथ वित्तीय संस्थाएं जो बैंक वगैरह है, वह सरकारी संस्थाओं के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले 1933 ईस्वी में रेगनर फ्रिस अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्ज इकाई, बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। लार्ज मतलब अगर एक व्यक्ति के आय का अध्ययन करेंगे तो वो माइक्रो का विषय होगा, लेकिन पूरे देश की आय का अध्ययन करेंगे जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं तो वो मैक्रो का विषय होगा। एक व्यक्ति के द्वारा किया गया निवेश माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होगा, और अगर पूरे सकल निवेश की बात करें, हम राष्ट्रीय निवेश की बात करें तो वो मैक्रो का हिस्सा होगा। नेक्स्ट है अपने समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग, ये मैंने बता दिया, रेगनर फ्रिस ने 1933 ईस्वी में किया था। अब मैक्रो जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति मैक्रोज से हुई थी। माइक्रोज की व्युत्पत्ति किससे हुई थी? माइक्रोज से। और मैक्रो की व्युत्पत्ति किससे हुई थी? मैक्रोज से। माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रोज का मतलब होता है सूक्ष्म या लघु, और मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज या बड़ा, विशाल जिसे बोलते हैं। अब इसका जनरल इंट्रोडक्शन व इसकी डेफिनेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई? 1929 को वैश्विक महामंदी आई थी, जिसे तीसा की महामंदी कहा जाता है। अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट होनी शुरू हुई, वहाँ से वो मंदी हुई, शुरुआत हुई इस मंदी की, और वो पूरे विश्व स्तर पे फैल गई। उस मंदी के कारण जो पुराना इकोनॉमिक्स था, जहाँ तक माइक्रो इकोनॉमिक्स था या क्लासिकल की बात करें, वो अर्थशास्त्र चलता था। तो वो जिसमें ये कहते थे कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, ये बातें पहले चला करती थी 1929 के पहले। इस मंदी के बाद ये अर्थशास्त्र फैल हो गया, मार्केट फैलने होने लग गए। तो जॉन मेनार्ड किन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, ये इम्पोर्टेंट है, नेट वगैरह के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, किन्स की पुस्तक का क्या नाम है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, जो 1936 में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने आय व रोजगार का सामान्य सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत ने आर्थिक चिंतन में मूलभूत परिवर्तन किया। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो एक तरह का केंजियन क्रांति या नया अर्थशास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब इसकी अलग अलग परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई है। कुछ परिभाषाओं का अध्ययन अपन यहाँ करते हैं। एक है ग्रेगरी मैनक्यू के अनुसार, समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था से संबंधित तत्व, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था, एक व्यक्ति विशेष नहीं, समस्त अर्थव्यवस्था, जिसमें जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, तो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। तो समस्त अर्थव्यवस्था से संबंधित तत्व जैसे मुद्रास्फीति, महंगाई जिसको बोलते हैं, मंदी जिसमें कीमतें कम हो जाती है, बेरोजगारी, पूरे राष्ट्र की बेरोजगारी की बात करता है, आर्थिक विकास का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार गार्डनर एक्ले के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था में उत्पादन की कुल मात्रा,
देखो यहाँ उत्पादन की एक अगर एक उद्योग या एक फर्म में उत्पादन की बात करते तो वो माइक्रो का विषय हो जाता, लेकिन यहाँ उत्पादन की कुल मात्रा मतलब अर्थात उस अर्थव्यवस्था में कुल कितना उत्पादन हो रहा है, तो ये विषय किसका हो गया, मैक्रो का हो गया। तो एकले कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था में उत्पादन की कुल मात्रा, इसके संसाधनों के प्रयोग की मात्रा, राष्ट्रीय आय के आकार और सामान्य कीमत स्तर जैसे चरों के साथ है। फिर हैंसन ने इसी प्रकार एक परिभाषा दी है। हैंसन के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें बड़े समूहों जैसे रोजगार की मात्रा, बचत और निवेश की कुल मात्रा, राष्ट्रीय आय इत्यादि में संबंधों की ओर ध्यान दिया जाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स को 4 भागों में बांट दिया इसने। पहले आय व रोजगार का सिद्धांत, जिसका अध्ययन अपन आगे करेंगे। आय व रोजगार का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि क्लासिकल मॉडल, आय व रोजगार सिद्धांत का क्लासिकल मॉडल आएगा पहले तो, उसके बाद आय व रोजगार का सिद्धांत का किन्सियन मॉडल। क्लासिकल और किन्सियन, क्लासिकल मॉडल के अंदर क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, किन्सियन में जॉन मेनार्ड किन्स थे। उसके बाद सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, जिसके अंदर हम मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ते हैं। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति के प्रकार क्या होते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसको रोकने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत मैक्रो का विषय होता है। अगर एक वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है तो वो किसका विषय हो गया, माइक्रो की। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा है, सामान्य कीमत स्तर, तो ये कहाँ पढ़ा जाएगा, मैक्रो में, ये मैक्रो का विषय होगा। अगला है आर्थिक विकास का सिद्धांत, ये भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। लास्ट है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। ये वितरण का जो समष्टिगत सिद्धांत है वो केल्डोर व केलेस्की ने दिया था। केल्डोर व केलेस्की वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रीय आय में लाभों का हिस्सा कितना है, मतलब राष्ट्रीय जो भी आय है अपनी, उसमें उद्यमी को जो लाभ मिलता है या फिर मजदूर को जो मजदूरी मिलती है, अर्थात कहने का मतलब जो भी साधन अर्थव्यवस्था में है उन साधनों को जो प्रतिफल मिलते हैं उनका कितना कितना हिस्सा राष्ट्रीय आय में शामिल है, तो ये वितरण का समष्टिगत सिद्धांत होता है। अगर हम जनरली बात करें कि मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है, लाभ का कैसे होता है, एक उद्योग में मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है, पूंजी को ब्याज कैसे मिलता है, तो ये अगर एक उद्योग या एक फर्म की बात करें तो वो माइक्रो में पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय में मजदूरी और लाभ का कितना हिस्सा है, तो ये किसका विषय हो गया, मैक्रो का हिस्सा हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। तो मैंने बताया था 1929 की महामंदी के पश्चात समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। किन्स के समर्थक व बाद के विद्वानों ने समष्टि अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजकल तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक चल राशियाँ जैसे कुल रोजगार, कुल उत्पादन, राष्ट्रीय निवेश, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय ऋण, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सामान्य कीमत स्तर आदि का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम जनरली उन शब्दों को अपन उसका यूज करने लग गए हैं। इसके पर्टिकुलर जो महत्व है, पहला है सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में महत्व है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हर देश में एक सरकार होती है, उस सरकार उस देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए, देश के आर्थिक विकास करने के लिए अलग अलग आर्थिक नीतियों का निर्माण करते हैं। तो उन आर्थिक नीतियों का निर्माण से पहले वो कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो मैक्रो लेवल पर डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसा इसमें देखते हैं, आजकल सभी देशों में वहाँ की सरकारें आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है ताकि देशवासियों को सर्वाधिक रोजगार प्राप्त हो सके, निर्धनता कम हो सके, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके, सामान्य कीमत स्तर स्थिर रह सके, देश में बचत व निवेश में वृद्धि हो सके। इसलिए इनसे संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और आवश्यक नीतियाँ लागू की जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र उन नीतियों की वांछनीयता के स्तर को जानने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जैसे कि सरकारी नीतियाँ कहाँ तक उत्पत्ति और रोजगार को प्रभावित कर रही है, कहाँ तक सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियाँ कहाँ तक बेरोजगारी को कम ला रही है, या फिर मुद्रास्फीति को रोकने में वो सरकार की जो नीतियाँ हैं वो सफल है या नहीं है, गरीबी को कम करने में जो नीतियाँ हैं वो सफल है या नहीं है। इसका अध्ययन हम मैक्रो में करते हैं। दूसरा इसका महत्व है आर्थिक नियोजन में महत्व है, इकोनॉमिक प्लानिंग।
वर्तमान में विकसित देश व विकासशील देश आर्थिक नियोजन के द्वारा अपना आर्थिक विकास करते हैं। आर्थिक नियोजन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यहाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बात आ गई, तो एक मैक्रो का विषय हो गया। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है आर्थिक नियोजन में बचत और निवेश की दरों को बढ़ाने के उपाय, आर्थिक विकास की वार्षिक दर को बढ़ाने के सुझाव, साथ ही अनेक समग्र चल राशियाँ जैसे रोजगार को बढ़ाने का तरीका, उत्पादन व उत्पादन को बढ़ाने का तरीका, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का तरीका आदि को प्रभावित करने वाली नीतियाँ जारी की जाती है। उसके बाद जो तीसरा महत्व है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में भी समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे हम जनरल सी बात करते हैं कि एक उद्योग में कोई मजदूर काम कर रहा है तो उससे काम के बदले मजदूरी मिलेगी, तो वो मजदूरी का निर्धारण केवल उद्योग के द्वारा ना होकर उस अर्थव्यवस्था में जो भी जारी हुई है मजदूरी का जो निर्धारण होता है वो उद्योग के द्वारा ना होकर उस अर्थव्यवस्था में पूरे देश में जो सामान्य कीमत स्तर होता है उससे प्रभावित होता है। इसी प्रकार कोई भी वस्तु की कीमत है वो उस देश में प्रचलित सामान्य कीमत स्तर से क्या होती है, प्रभावित होती है। अगर मुद्रास्फीति हो रही है, महंगाई हो रही है, तो उस परिस्थितियों में वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा होगी, मंदी के वक्त वस्तुओं की कीमतें कम होती है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या है, आवश्यक है। इसका लास्ट जो महत्व है वो है समग्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। समग्र होता है व्यापक, टोटल, एग्रीगेट जिसको बोलते हैं। समग्र केवल व्यक्तिगत इकाइयों का जोड़ मात्र नहीं होता, वह समूहों के व्यवहार की अपनी स्वतंत्र विशेषताएं भी होती है। जैसे कि हम बात करते हैं एक जंगल है, उस जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वो जो जंगल है वो पेड़ों के योग द्वारा ही नहीं बना। ये नहीं है कि उसमें इतने सारे पेड़ हो गए वो जंगल हो गया। उस समष्टि के अंदर हम सबका जोड़ ही नहीं करते बल्कि उनकी अलग अलग पहचान करते हैं। जिस प्रकार एक जंगल में अलग अलग पेड़ों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उनकी पहचान करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स में समग्र के रूप में हम सबका केवल जोड़ नहीं करते बल्कि उनका अलग अलग स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हैं। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था भी विभिन्न स्वतंत्र आर्थिक इकाइयों का समूह मात्र नहीं होती, क्योंकि पुराने उद्योग नष्ट होते रहते हैं और नए उद्योग उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार कोई भी अर्थव्यवस्था निर्बाध और निरंतर गति से आगे बढ़ती जाती है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक होता है। अब इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या इसके दोष हैं, सीमाएं क्या क्या हैं इसका बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में योग द्वारा निकाले गए परिणामों की प्रक्रिया जटिल होती है। जैसे कि हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं, तो राष्ट्रीय आय का आकलन करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के आय को जोड़ के हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। तो ये बड़ा टिपिकल काम होता है, बड़ा कठिन काम होता है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य प्राप्त कर उनकी सहायता से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन होता है। इसी प्रकार सामान्य कीमत स्तर का पता करने के लिए हम WPI थोक मूल्य सूचकांक और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाए जाते हैं। ये किस प्रकार बनाए जाते हैं, इसमें सबसे पहले हम भार का निर्धारण करेंगे, फिर उस वस्तुओं के समूहों का निर्धारण करेंगे। तो ये एक टिपिकल प्रोसेस होती है। ये जो प्रक्रिया है वो काफ़ी पेचीदा होती है। तो ये एक प्रकार से क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमा है। नेक्स्ट हम देखते हैं भ्रमात्मक परिणाम निकलने का भय। कई बार हम क्या करते हैं, एग्रीगेट कर लेते हैं। एग्रीगेट करता है मतलब उसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने से दोहरी गिनती होने की संभावना रहती है। कभी कभी सांख्यिकी विधियों का पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण गलत परिणाम निकल सकते हैं। माना कि जैसे फॉर एग्जांपल कृषि पदार्थ हैं, उनकी कीमतें तो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। और औद्योगिक पदार्थ जो भी है, जो उद्योग में निर्माण जिनका होता है, उनकी कीमतें लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमें जनरल वे में क्या लगेगा, कृषि की कीमतें कम, उद्योग की ज़्यादा, अर्थात सामान्य कीमत स्तर क्या हो रहा है, स्थिर हो रहा है। तो इस स्थिति में हम उन आर्थिक क्षेत्रों की विभिन्न और विपरीत दशाओं का पता नहीं लगा सकते, उनका ज्ञान हमें नहीं होता, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि मुद्रास्फीति नहीं हो रही है, कीमतें स्थिर चल रही है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, कृषि पदार्थों की कीमतें तो लगातार क्या हो रही है, घट रही है। तो ये भी जो विपरीत दिशाओं है उनका ज्ञान हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते।
और लास्ट इसमें है विशाल इकाइयों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने में कठिनाइयाँ आती है। ये हमने पढ़ा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को में विशाल इकाइयों को इंक्लूड किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़ी इकाइयाँ जैसे राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय उपभोग है, बचत है, राष्ट्रीय निवेश है, आर्थिक विकास की दरें हैं, सामान्य कीमत स्तर है आदि को, जैसे हम उसका टारगेट लेते हैं कि इस वर्ष राष्ट्रीय आय ये होनी चाहिए या इस वर्ष मुद्रास्फीति की दर इतनी होनी चाहिए, तो ये लक्ष्य को जब हमने टारगेट ले लिया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विशाल इकाइयाँ हैं, बड़ी इकाइयाँ हैं। तो ये भी एक प्रकार का मैक्रो इकोनॉमिक्स का दोष है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिकल इकोनॉमिक्स, क्लासिकल मॉडल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उत्पत्ति और आय रोजगार का, या उसको बोलते हैं आय व रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत। थैंक यू दोस्तों।